नमस्कार मित्रों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो पिछली क्लास में हम लोग मूल अधिकार को स्टार्ट कर दिए थे और ये भी बताया गया कि अधिकार कितने प्रकार से होते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार, मानवीय अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का जो मूल कॉन्सेप्ट था वो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं और मूल अधिकार से संबंधित जो केसेज आए थे, मुकदमा वाद आए थे, उसे भी हम लोग डिटेल से पढ़े थे। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे मूल अधिकार से संबंधित, उन्हें भी हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार या समता का अधिकार। तो मेरे नए व्यूअर हैं, अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं क्लासें लूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समता का अधिकार। क्या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। कहां से? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार। अर्थात समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? 14, 15, 16, 17, 18। तो इस तरह से इन सभी पांचों अनुच्छेदों या आर्टिकलों में समानता की बात कही गई है। पांचों मतलब चाहे 14 आप पढ़ेंगे, इसमें भी कहीं न कहीं समानता की बात कही गई है। 15 पढ़ेंगे या 16 पढ़ेंगे या 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, सभी में समानता की बात कही गई है। तो समता के अधिकार में पहला आर्टिकल है अनुच्छेद आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। ये शब्दावलियां अलग अलग संविधानों से ली गई है। जैसे विधि के समक्ष समता, यह शब्दावलियां ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो सबसे पहले ब्रिटेन में एक प्रोफेसर डायसी महोदय थे। उन्होंने एक विधि का शासन सिद्धांत दिए थे। उस विधि के शासन के सिद्धांत में भी विधि के समक्ष समता, ये शब्दावलियां उस सिद्धांत से ली गई है भारतीय संविधान में। तो ये प्रश्न पूछेगा कि विधि के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। और ये किस सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से प्रेरित है? तो प्रोफेसर डायसी महोदय जी ने जो विधि का शासन का सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत से विधि के समक्ष समता शब्दावलियां ली गई हैं भारतीय संविधान में। तो इसका आशय क्या, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है मित्रों कि चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, विधि सबको एक समान देखेगा। आप देखे होंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर नहीं गए होंगे तो आप मूवीज के माध्यम से देखे होंगे कि जब न्यायालय में कोई भी केस आता है तो वहाँ एक न्याय देवी की मूर्ति रखी हुई होती है। और न्याय देवी की मूर्ति की आंख में पट्टी बंधी होती हुई और हाथ में एक तराजू का 2 पगड़ा लटकता हुआ बराबर दिखाई देता है। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है मित्रों कि भारत का कोई भी नागरिक है, सभी को विधि एक समान रूप से देखेगा। इसका आशय यह हुआ मित्रों कि जैसे कोई अपराध कोई भी व्यक्ति करता है, वो चाहे गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, उस व्यक्ति को वही सजा दी जाएगी जो उस अपराध के लिए दंडित, जो उस अपराध के लिए भारतीय संविधान में दंड दिया गया है, या आईपीसी धारा में या आरपीसी धारा में जो भी दंड दिए गए हैं वही सजा सुनाई जाएगी। तो इसका आशय समझ गए होंगे कि भारत के किसी भी सभी नागरिक, एक विधि सभी नागरिकों को समान दृष्टि देगा। जो जैसा अपराध करेगा उसके ऊपर वैसा ही दंड दिया जाएगा। यही विधि के समक्ष समता हुआ है। विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण सबसे पहले ये पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण कहां से? अमेरिकी संविधान से लिए गया है। इसका आशय यह है मित्रों कि जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, वहां पर रेस हो रहा है, क्या दौड़ हो रही है, तो आप देखेंगे कि पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की रेस होती है, जबकि महिलाओं के लिए मात्र 2.5 किलोमीटर की रेस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो बायोलॉजिकल दृष्टि से पुरुष की अपेक्षा वो कमजोर होती हैं।
ठीक। तो इसीलिए उन्हें क्या, इसीलिए यह इसमें यह प्रयोग यह कहा जाता है कि समानों के लिए समान व्यवहार किया जाए, आसमानों के लिए आसमान व्यवहार। अर्थात पुरुष वर्ग में चाहे जो पुरुष हो उसके लिए 5 ही किलोमीटर की रेस होगी, जबकि महिला वर्ग के लिए कोई भी महिला हो उसके लिए 2.5 किलोमीटर की रेस होगी। तो इसी को नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय भी कहा जाता है, इसी को युक्ति न्याय भी कहा जाता है। क्योंकि अगर पुरुष और महिला को एक साथ दौड़ाया जाए 5 किलोमीटर की रेस में तो शायद कोई भी बहुत कम ही महिला पार्टिसिपेट हो सकेंगे और उसमें सिलेक्शन हो पाएंगे। तो विधि के समान संरक्षण विधियों का समान संरक्षण का आशय यही है मित्रों कि समानों के साथ समान व्यवहार किया जाए, आसमानों के साथ आसमान व्यवहार किया जाए। जैसे ट्रेनों और बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती है ना। तो ये है विधियों का समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 आपका क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 15, 16 आपको विशेष रूप से पढ़ना है और 17 और 18 तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ खंड हैं। जैसे आर्टिकल 15 में भी 5 खंड है, आर्टिकल 16 में भी 5 खंड है। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और वैसे वनडे एग्जाम में केवल यही पूछा जाएगा जो हम लिखे हैं। लेकिन और बड़ा मान लीजिए आरओ दे रहे हैं या टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं या पीसीएस ही दे रहे हैं स्टेट, तो वहां पर इसके अंदर से जाकर प्रश्न पूछता है, तो वही मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भेदभाव का अंत किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आप आर्टिकल 15 के अंदर जब जाएंगे और डिटेल में जाएंगे तो आर्टिकल 15(1) पढ़ेंगे। क्या आर्टिकल 15 को 5 खंडों में बांटा गया है। आर्टिकल 15 सब क्लास 1, आर्टिकल 15 सब क्लास 2, 3, 4, 5 करके इसे 5 क्लासों में बांटा गया है। तो आर्टिकल 15(1) में कहा गया है कि आर्टिकल 15(1) में कहा गया है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य नहीं करेगा। कौन? राज्य किसी धर्म या मूल वंश या जात या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये कहाँ कहा गया है? तो आर्टिकल 15(1) में कहा गया है। लेकिन और आगे जाएंगे आप आर्टिकल 15(2), तो यहाँ ये कहा गया है कि राज्य के साथ साथ जो निजी व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, वो भी धर्म के आधार पर, धर्म, रिलीजन, मूल वंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, जेंडर और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब इन आधार पर कोई निजी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, भारत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और भेदभाव कैसे नहीं करेगा? जैसे मान लीजिए सार्वजनिक होटल हो या भोजनालय हो या स्नानागार हो या मान लीजिए मनोरंजन का स्थल हो या मेला हो, तो इन सभी जगहों पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। या सिनेमा घर हो, मतलब कहीं भी जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर कोई भी व्यक्ति इन 5 आधारों पर कोई भी व्यक्ति या राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई कुआं है, राजनीति से पोषित कोई कुआं हो या तालाब हो या सार्वजनिक स्नानागार हो, यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन 15(2) में ये भी कहा गया है, आर्टिकल 15(2) में ये भी कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना निजी व्यक्ति मान लीजिए कुआं खुदवाया है या नल गड़वाया है, तो वो रोक सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नल गड़वाया है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसमें पानी पीता है, भरता है, तो जो व्यक्ति गड़वाया है वो रोक सकता है, क्योंकि उसका निजी है, वो निजी मामला है, प्राइवेट है उसका, वो राज्य के निधि से नहीं है, राज्य के पोषित निधि से, राजनीति के पोषित से पैसा उसके पास नहीं है, वो अपने कमाई से वो करवाया है। तो इसलिए निजी व्यक्तियों के मामले में ये कानून नहीं लागू होगा। आर्टिकल 15(2). तो आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2) आपका क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 15(3) आप पढ़िए। आर्टिकल 15(1) राज्य इन सभी आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 15(2) में कहा गया है निजी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इन आधारों पर नहीं भेदभाव करेगा। लेकिन अगर निजी व्यक्ति कोई प्राइवेट से अपना पर्सनल काम किया है तो वहां पर वो रोक सकता है इन किसी भी आधार पर। आर्टिकल 15(3) आप पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 15(3) में ये कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों को, राज्य
राज्य महिलाओं और बच्चों को, राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दे सकता है, विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। ये आर्टिकल 15(1) और 15(2) का अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(2) में कि राज्य किसी के साथ, आर्टिकल 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी के साथ, मतलब किसी भी मतलब जन्म, मूल अंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जबकि आर्टिकल 15(3) में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इनको, महिलाओं को, बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। ये राज्य को शक्ति दी गई है आर्टिकल 15(3) के तहत, मतलब इनके लिए नई नई योजनाएं ला सकता है, कुछ भी इनके लिए कोई भी कार्य राज्य कर सकता है, सुविधाएं दे सकता है विशेष। और आगे आप पढ़ेंगे 15(4), आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये मूल संविधान में था ही नहीं। तो आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि फिर ये कोई संविधान संशोधन हुआ होगा। तो कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन होता है मित्रों। कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 में। और उसी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत आर्टिकल 15(4) जोड़ा जाता है। आखिर ये जोड़ा क्यों जाता है? तो ये जोड़ा ये इसलिए जाता है कि एक मामला आता है। मामला वास्तव में क्या था कि मद्रास सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में कुछ सीटों को आरक्षित रख दिया था। मतलब कुछ वर्ग, कुछ समुदाय के लिए, कुछ लोगों के लिए सीटें आरक्षित कर रख दिया था मेडिकल कॉलेजों में। कहा कि मद्रास राज्य सरकार। उसके बाद वहाँ के जो अदर स्टूडेंट थे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भाई मूल अधिकारों का हमारे उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इसके तहत कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये मामला जाता है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इसे तर्क देकर कि आर्टिकल 15 के तहत ये उल्लंघन है, ये केस उल्लंघन है जो उन्होंने सीट आरक्षित किए थे। तो उस तर्क के आधार पर उन सीटों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? प्रथम संविधान संशोधन होता है 1951 में और आर्टिकल 15(4) जोड़ा जाता है। इसमें यह शक्ति राज्य को दी जाती है कि राज्य को यह लगे कि इस वर्ग के, इस जाति के, इस संप्रदाय के लोग बहुत पिछड़े हुए मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएगी। कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएगी 15(4) के तहत। किसे? राज्य को शक्ति दी गई है। इसके आगे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) पढ़ेंगे तो इसमें उच्च स्तर पर शिक्षा में सीटों को आरक्षित किया गया है। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, तो जब एडमिशन होने लगता है तो उसमें जब मेरिट बनती है तो कास्ट वाइज मेरिट बनती है। जैसे SC की इतनी मेरिट गए हैं, ST की इतनी, जनरल की इतनी, OBC की इतनी, अल्पसंख्यकों की इतनी मेरिट गए, मतलब मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। तो उच्च स्तर पर जो ये संरक्षण आरक्षित सीटें की गई वो किसमें कहा गया है? आर्टिकल 15(4) के तहत आरक्षित सीटें की गई हैं 15(4) के तहत। तो ये आपका आर्टिकल 15 क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 15 में वैसे सिंपल रूप में कहा गया है भेदभाव का अंत करना है, मतलब कोई भी व्यक्ति या राज्य भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगा। जबकि 15(1) में कहा गया है कि राज्य इन सभी आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। और 15(2) में कहा गया है कि राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति भी इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब स्नानागार हो या मनोरंजन स्थल हो या तालाब हो या होटल हो या कुछ भी हो, इस सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(3) में कहा गया है महिलाओं बच्चों को राज्य विशेष प्रावधान देगा। आर्टिकल 15(4) में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि राज्य जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा के मामले में उनके लिए कॉलेजों में कुछ सीटें आरक्षित कर सकती है। और 15(5) में उच्च शिक्षा के स्तर पर, जैसे आप कोई भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे तो वहां पर मेरिट वाइज एडमिशन होता है। तो आर्टिकल 15 आपका क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 16 में कहा गया है कि राज्य लोक नियोजन
राजलोक नियोजन में सभी को अवसर की समानता देगा। लोक नियोजन, नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन। तो सभी को समान अवसर की समानता देगा। ये भी आर्टिकल 16 भी 5 खंडों में विभक्त है। जैसे आर्टिकल 15 था 5 खंडों में विभक्त था, वैसे आर्टिकल 16 भी 5 खंडों में विभक्त है। तो आर्टिकल 16(1) में कहा गया है कि राज के अधीन किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब आपके पास जितनी भी जहां तक आपके पास योग्यता है, आप उस योग्यता के अनुसार कोई भी नौकरी ग्रहण कर सकते हैं। आपकी योग्यता है IAS बनने की तो आप IAS बन जाइए, आपकी योग्यता है SDM बनने की, DM बनने की तो आप बन सकते हैं। बस आपको आपकी योग्यता होनी चाहिए बनने के लिए। बाकी आपको अनुच्छेद 16(1) के तहत राज्य आपके लिए दरवाजा खुला है, आप अपनी योग्यता के अनुसार आइए, आप कोई भी पद ग्रहण कर सकते हैं। वहीं आगे आप पढ़ेंगे आर्टिकल 16(2). आर्टिकल 16(2) में कहा गया है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास संबंधित, इसमें क्या जोड़ दिया गया? निवास से संबंधित राज्य भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नौकरी देते समय नहीं करेगा। मतलब कोई वैकेंसी आई है, उसमें अगर ज्वाइनिंग हो रही है पद, तो उसमें इन सभी आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी कौन? राज्य। तो 16(2) क्लियर हो गया होगा कि इसमें इन सभी आधारों पर नहीं करेंगे भेदभाव। और 16(3) में कहा गया है मित्रों, 16(3) में कहा गया है संसद कौन? संसद निवास संबंधित, संसद अगर इसमें 16(3) में कहा गया है अगर संसद चाहे निवास संबंधित शर्तें लागू कर सकती है। संसद चाहे मतलब जब नौकरी देते समय संसद अगर ये पारित कर दे कि निवास से इस राज्य के लोग ही इस वैकेंसी में सिलेक्ट होंगे, तो इस मतलब निवास संबंधित कानून बना सकती है संसद। किसके तहत? अनुच्छेद 16(3) के तहत निवास संबंधित शर्तें लागू कर सकती है। और आगे आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 16(4) जो आप कहते हैं आरक्षण। वैसे आरक्षण की अगर देखा जाए नींव या महत्व या खुशबू तो आर्टिकल 15(4) के तहत ही शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इसमें शिक्षा के मामले में आरक्षित सीटें करने लगे थे। लेकिन यहाँ पर जो नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है वो 16(4) में है। कहाँ पर है? 16(4) में है। तो 16(4) में ये कहा गया है राज्य को यह शक्ति दी गई है कि आपको लगे कि इस वर्ग के लोग, इस समुदाय के लोग, इस कास्ट के लोग, आपको लगे कि इस नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व इनका नहीं है, तो आप आरक्षण दे सकते हैं। आप आरक्षण दे सकते हैं। पिछड़ेपन के आधार पर इन्होंने, वैसे सिंपल में अगर देखा जाए तो 16(4) में यही कहा गया है मात्र कि राज्य को यह शक्ति दी गई है जो पिछड़ेपन के शिकार, पिछड़ेपन के लोग हैं, उनको नौकरियों में आरक्षण दे दिया जाए। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि पिछड़ापन वर्ग में कौन कौन आएंगे, कौन कौन से जाति के लोग आएंगे, कौन कौन से वर्ग के लोग आएंगे। तो इसके लिए इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 340 के तहत, कौन सा? आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आप करिए। पिछड़ा वर्ग आयोग जब गठित हो जाएगा तो वो निर्धारित करेगा कि कौन कौन कास्ट इस आरक्षण की श्रेणी में आएंगे। तो आर्टिकल 340 के तहत प्रथम यानी पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है 1953 में। कब होता है मित्रों? 1953 में। प्रथम या पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में होता है। किसकी अध्यक्षता थी? तो काका कालेलकर की। ये पूछता है काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। कब होता है? 1953 में। ये अध्यक्ष पूछता है काका कालेलकर जी को। उसके बाद क्या होता है मित्रों कि 1979 में, कब?
79 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है और ये आयोग 1980 में अपनी रिपोर्ट देता है। कब मित्रों? 1980 में अपनी रिपोर्ट देता है और कहता है कि आरक्षण का आधार जाति माना जाएगा। क्या? आरक्षण का आधार जाति माना जाएगा। और इन्होंने 27% आरक्षण की बात की। कितने परसेंट? 27% आरक्षण की बात की। और कब किस रिपोर्ट में बताया गया? जो 1979 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है और ये आयोग 1980 में अपनी रिपोर्ट देता है, उसमें 27% आरक्षण की बात कही जाती है और आरक्षण देने के लिए कहा जाता है कास्ट वाइज आरक्षण दिया जाएगा। कैसे? कास्ट वाइज आरक्षण दिया जाएगा। सबसे पहला कास्ट वाइज आरक्षण दिया जाएगा। और ये जो आरक्षण है, व्यवस्था दी गई है, आरक्षण व्यवस्था की गई है और एक क्रीमी लेयर के व्यक्तियों को, क्रीमी लेयर में जो व्यक्ति आता है उसे यह आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्रीमी लेयर में कौन व्यक्ति आएंगे? तो जिस व्यक्ति की आय 8 लाख से ऊपर है प्रति वर्ष, अगर एक वर्ष में आप 8 लाख से ज्यादा रुपए कमाते हैं तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, अर्थात आपको जो ये 27% नौकरियों में आरक्षण है ये आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसी में कहा गया है। और एक चीज कहा गया था कि आरक्षण तो दिया जाएगा नौकरियों में, लेकिन प्रमोशन में नहीं, पदोन्नति में नहीं दिया जाएगा, मतलब प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बात कही गई थी इस रिपोर्ट में। उसके बाद क्या होता है? आगे चलकर एक संविधान संशोधन होता है और आर्टिकल 16(4) जोड़ा जाता है। क्या मित्रों? 16(4) का जोड़ा जाता है। आर्टिकल 16(4) का जोड़ा जाता है। इसमें कहा जाता है कि SC ST को आरक्षण दिया जाएगा प्रमोशन में, पदोन्नति में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। किसमें कहा गया? 16(4) का में संविधान संशोधन होता है, 16(4) का जोड़ा जाता है। इसमें कहा जाता है SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक केस आता है, एक केस तो इंदिरा शाह निवास बनाम भारत संघ आता है 1993 में। और इसके बाद एक केस और आता है नागराज केस आता है। उसमें ये कहा जाता है कि SC ST को तो प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा, SC ST को प्रमोशन में तो आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण देते समय यह ध्यान में रखना होगा कि वहां जहां पर आरक्षण दे रहे हैं, जिस सीट के लिए आप आरक्षण दे रहे हैं, वहां पर SC ST की कम प्रतिनिधित्व हो और SC ST पिछड़ेपन का शिकारी बने हो। तो इन सभी आधारों पर, और उनका अगर मान लीजिए उस पद पर आप प्रमोशन देकर बैठाते हैं तो उनसे उस पद की महत्ता कम न हो, इस आधार पर SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। अब सबसे एक प्रश्न ये पूछता है कि जो 27% 1980 के रिपोर्ट में जो आरक्षण दिया गया था, इसे लागू कब किया गया था? तो 1990 में। कब? 1990 में PV सिंह की सरकार थे उस समय, PV सिंह की सरकार ने इसे लागू किया था। कब? 1990 में। तो आपके क्लियर हो गया होगा 16(4) का, 16(4) और 16(4) का। 16(4) का में प्रमोशन से संबंधित है और 16(4) का में आरक्षण, प्रमोशन से संबंधित है, 16(4) में आरक्षण से संबंधित है। अब 16(4) 16 सब क्लास 5, इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई मुस्लिम संस्था है तो वहां पर जो पद दिया जाएगा उस मुस्लिम को ही बैठाया जाएगा। मान लीजिए कोई हिंदू संस्था है, जैसे मान लीजिए मस्जिद है, तो वहाँ जो मौलवी बैठाया जाएगा, अगर वो सरकारी पद है तो मुस्लिम के लोग को ही बैठाया जाएगा। और मान लीजिए मंदिर कहीं पर है तो वहाँ पर हिंदू व्यक्ति को बैठाया जाएगा। तो इस तरह से 16(5) में यही सब कहा गया है। तो आपका आर्टिकल 16 क्लियर हो गया होगा। तो आर्टिकल 16 में क्या कहा? 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। 16(1) में राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। 16(2) में इन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ नौकरी देते समय भेदभाव नहीं करेगा। और 16(3) में कहा गया है कि संसद निवास से संबंधित शर्तें लागू
शुरू कर सकता है नौकरियां देते समय। और 16(4) में आरक्षण की बात की गई है, 16(4) के तहत आरक्षण दिया गया है। और 16(5) में जैसे हिंदू संस्था है तो हिंदू व्यक्ति को बैठाया जाएगा, मुस्लिम जैसे मस्जिद है तो मौलवी को मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही बैठाया जाएगा। अब हाल ही में एक 2019 में संविधान संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन, जो जनरल 103वां संविधान संशोधन, कहाँ लिखे, 103वां संविधान संशोधन, कौन सा, 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसके तहत जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल समान वर्ग के लोग हैं, जनरल या समान वर्ग के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण की बात की गई है। कहाँ पर, 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसके तहत आर्टिकल 15 और 16 में खंड 6 जोड़ा गया, आर्टिकल 15 में भी खंड 6 जोड़ा गया, आर्टिकल 16 में भी खंड जोड़ा गया, और कहा गया कि जो आर्थिक रूप से समान वर्ग के लोग हैं उनको 10% की आरक्षण की सुविधा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब यही तक डिफिकल्ट था, टफ था, ये आपका क्लियर अगर हो गया होगा तो 17-18 तो आप वैसे ही याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 में या आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। इसके निवारण के लिए एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया, और इस अधिनियम का नाम 1976 में बदलकर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया गया, मतलब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इसका नाम बदल कर किसका नाम बदला गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का। कब बदला गया, 1976 में। क्या नाम रखा गया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। अस्पृश्यता का आशय क्या है, अस्पृश्यता का आशय यह है मित्रों, अस्पृश्यता का आशय यह है मित्रों कि एससी मतलब अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य के साथ, अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य के साथ छुआछूत संबंधित अगर आप विभेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो आपको 1 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। 1 माह से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसमें साफ साफ कहा गया है अनुच्छेद 17 में कि अगर आप अनुसूचित जाति के साथ आप किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत के मतलब जाति के आधार पर आप छुआछूत करते हैं, जैसे मान लीजिए नाई है वो बाल काटने से मना कर दे, सार्वजनिक वाहन है वो बैठाने से मना कर दे, अनाज पीसने वाली चक्की है, मतलब जैसे आटा चक्की, वो आटा पीसने या अनाज पीसने से मना कर दे, या किसी भी प्रकार से आप इस कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर आप भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, तो आपको 1 माह से 2 साल तक की सजा हो सकती है मित्रों, 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो आपको ये याद हो गया होगा 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कोई भी अगर उपाधि नाम के आगे लग जाती है तो बहुत बड़ा हाई फाई, मतलब वो व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। जैसे राय बहादुर प्रेम सिंह या कोई भी नाम, जैसे पुराना आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आते थे, आपको याद करने में आज भी डिफिकल्ट है। बहुत एक नाम तो आप सालों याद करते हैं फिर भी याद नहीं रहता है। तो इस तरह की जो उपाधि नाम के आगे लगाते थे, उन उपाधियों को अंत कर दिया गया कैसे, आर्टिकल 18 के तहत। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित या सैनिकों को सैनिक उपाधियां ले सकते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं। एक क्या है, डॉक्टर उपाधि है, इंजीनियर उपाधि है, तो ये डॉक्टर इंजीनियर ये सब शिक्षा से संबंधित, और सैनिकों में भी कई उपाधियां होती हैं, उन्हें भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और भी जैसे भारत रत्न
जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये तीन ये भी आपको उपाधि ले सकते हैं। लेकिन इसे उपाधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कला साहित्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक तरह से पुरस्कार दिया जाता है। भारत रत्न या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री एक तरह का पुरस्कार है, इसलिए इसे उपाधि नहीं कह सकते। जबकि इसे आप धारण कर सकते हैं, आपको मिलेगा भारत रत्न, पद्म भूषण, लेकिन आप इसे अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं कि भारत रत्न विवेक सिंह, इस तरह से आप किसी भी नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। तो उपाधियों की अंत, अब मान लीजिए आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको विदेशी उपाधि मिल रही है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन कैसे? राष्ट्रपति के सहमत पर। आप खेलने जा रहे हैं, खेल से संबंधित आपको उपाधियां कोई मिल रही हैं, तो आप ले सकते हैं राष्ट्रपति के सहमति से। तो राष्ट्रपति के सहमति से आप उपाधियां ले सकते हैं। लेकिन वैसे अगर सिंपल में आप कोई भी उपाधि धारण अपने नाम के आगे नहीं कर सकते। तो इस तरह से मित्रों ये समता का अधिकार समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछली वीडियो क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है इसमें अब भी अगर, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और बात करके कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। जय हिंद मित्रों, थैंक यू, शुक्रिया।